आवाज नहीं है ना, देखिएगा सुनो अब ना। देखो पिछली क्लास के अंदर जहां तक हो गया था उसको अपन ने एक वीडियो के अंदर भी रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा पिछली क्लास का। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं ली पहले उस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि अब उसके आगे से ही अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। जहां तक हो गया था वहां तक मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो पिछली क्लास का जो लास्ट आया था अपने पास में वो इस तरीके से एक वक्र आया था। आवाज नहीं करे। इधर है आपके पास में टी और ये इस तरीके से वक्र आया था। इसको बोलते हैं अपन आरिदंत वक्र। और जो मेन वक्र था ना उस मेन वक्र से ही बताया था मैंने कि ये किस तरीके से ज्ञात करते हैं। आवाज नहीं करे, देखेगा। इधर की वोल्टता की बात करूं तो इधर की वोल्टता कितनी थी, ईडीसी। आवाज नहीं करे। इस पॉइंट की वोल्टता थी ईडीसी प्लस ईएमटी बटा 2RLC। और मैंने आपको बताया था ये किसके बराबर भी आता है, ईएम के बराबर भी आता है। चलो आवाज नहीं। यहां की जो वोल्टता थी इस पॉइंट की, ये वोल्टता थी ईडीसी माइनस ईएमटी अपॉन 2RLC। ये इस पॉइंट की वोल्टता थी। और हमने देखा था ये वाला मान किसके बराबर था, EM माइनस EMT बटा RLC के बराबर था, ठीक है ना। ये पिछली क्लास का जो रिकॉर्डेड मिलेगा उसके अंदर आप लोग देख लेना, यहां तक यही मान था, ठीक है ना। इस पॉइंट पे वोल्टता कितनी थी, EDC माइनस EMT अपॉन 2RLC। उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, वो मैंने पिछली क्लास के अंदर बता रखा है ऐसे क्यों लिखा है इसे। और इधर की वोल्टता ईडीसी होती है और इधर की वोल्टता कितनी थी, ईडीसी प्लस ईएमटी अपॉन 2RLC। मैंने आपको ईडीसी का मान रखकर बताया था कि ये वोल्टता किसके बराबर आती है, ईएम के बराबर आती है। देखो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं ली थी उनको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं जिससे उनको आइडिया लग जाए। देखो हाँ जी, देखो पिछला वक्र कुछ ऐसे आया था अपने पास में, ठीक है। अब सुनना, हमने बताया था कि यहां से लेके यहां तक क्या होता है, चार्ज होता है कैपेसिटर। और कितनी वोल्टता तक चार्ज होता है, EM वोल्टता तक। इधर की वोल्टता कितनी है सर, EM। आवाज नहीं। फिर यहां से लेके यहां तक डिस्चार्ज वाली अवस्था थी। डिस्चार्ज वाली अवस्था तो ये वाली थी, देखो यहां तक। फिर संधारित्र क्या था, चार्ज था। और मैंने आपको कल की क्लास के अंदर ही बताया था कि ये जो डॉट डॉट लाइन है ये इस तरीके से अपन दिखाते हैं, ये किसको इंडिकेट करती है, विदाउट फिल्टर को इंडिकेट करती है। और ये जो डार्क लाइन है ये किसको इंडिकेट करती है, विद फिल्टर अपन को जो आउटपुट मिलता है उसको इंडिकेट करती है। फिर हमने बताया था कि ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बी पॉइंट दिया था अपन ने नाम। और इस पॉइंट का जो वोल्टेज था ये हमने ज्ञात करके आप लोगों को बताया था। और फिर मैंने कहा था कि इनके बीच में एक लाइन खींच दो सीधी, और इधर का वोल्टेज कितना होता है, एडीसी होता है। तो देखो ये वाला जो वक्र है ना इसी से बना हुआ है, ये बीच वाली लाइन है, इस पर वोल्टता कितनी है, एडीसी है। इस वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे वोल्टता अपन ने कल ज्ञात करी थी फॉर्मूला लगा के, तो ये कितनी मिली थी अपन को, EM माइनस EMT अपॉन RLC। ये वाली वोल्टता अपन को इस पॉइंट पे मिली थी। ये जो नीचे नीचे वाली डॉट लाइन है ना इस पर वोल्टता कितनी मिली थी, EM माइनस EMT अपॉन RLC। ये बीच वाली डॉट लाइन है इस पर वोल्टता मिली थी मुझे EDC, और ऊपर वोल्टता कितनी है, मैक्सिमम EM है। तो ये ऐसा ही वक्र है। देखो बीच वाली लाइन पे तो वोल्टता कितनी है, EDC है। ऊपर मैंने बोला है ना कितनी है, EM है। और ये कैसे होती है ये भी मैंने आपको समझाया था। नीचे वाले पॉइंट पे देखो वोल्टता कितनी है, EM माइनस EMT अपॉन RLC। और ये किस तरीके से होती है ये भी मैंने आप लोगों को पिछले क्लास के अंदर समझा रखा है, ठीक है ना, अच्छे से। अब सुनो, इसके अंदर एक बड़ी काम की चीज क्या है वो सुनना। देखो कल हमने ये ग्राफ भी बनवा दिया था आप लोगों को। अब सुनो, देखो ये एक पीक पॉइंट है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अगला पीक पॉइंट कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है।
तो मैंने बताया था पीक पॉइंट से लेके पीक पॉइंट के बीच में क्या होता है, एक आवर्तकाल होता है। तो इसका मतलब ये समय कितना हो गया, कैपिटल टी। कितना हो गया, कैपिटल टी। चलो इस पॉइंट की बात करते हैं, आवाज नहीं, इस पॉइंट की बात करते हैं। अगर यहां से लेकर यहां तक कैपिटल टी है तो सर ये कितना हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t/2। अब सुनना, बड़े काम की चीज, इसके अंदर कुछ बड़े काम के कंसेप्ट आने वाले हैं, इसको इसलिए इसको ढंग से सुनना। देखो मैं एक काम करता हूं, आप इधर देखो, यहां से लेके यहां तक टाइम के रेस्पेक्ट में वोल्टता क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। यहां से देखना, यहां से लेकर यहां तक टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज हो रही है, वोल्टता चेंज हो रही है। जो वोल्टेज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है उस वोल्टेज को आप कैसी वोल्टेज कहोगे, एसी कहोगे, ठीक है ना। कैसी वोल्टता कहोगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता कहोगे। तो मैं काम करूं ना, एक काम करते हैं अपन, किसी समय टी पर मैं मान लेता हूं वोल्टता कितनी है, ई है। किसी टाइम टी पर वोल्टता कितनी है, ई है। तो मैं ये टाइम दे देता हूं टी, और इस पर वोल्टता कितनी ले लेता हूं, ई ले लेता हूं। किसी टाइम टी पर वोल्टता कितनी ले लेता हूं, ई ले लेता हूं। सर ये वाली जो वोल्टता ई है, कोई पूछे हमसे कि ये कौन सी वोल्टता है, तो हमारा आंसर होगा ये एसी है, डीसी नहीं है। क्योंकि जो एसी वोल्टता होती है वो टाइम पे डिपेंड करती है, डीसी तो डिपेंड नहीं करती ना। तो किसी टाइम स्मॉल टी पर मैंने वोल्टता कितनी ले ली, ई ले ली। तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना हो गया, स्मॉल टी, जिस पर वोल्टता कितनी है, अपनी ई है, ठीक है ना। तो चलो देखना यहां पे, समय स्मॉल टी पर वोल्टता कैपिटल ई है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं। इस वाले पॉइंट को ए नाम दे दो, इस वाले पॉइंट को बी नाम दे दो, इस वाले पॉइंट को सी नाम दे दो। ये बी पॉइंट है लेकिन वोल्टता इस पे कितनी है, ई है, ठीक है ना। और इस वाले पॉइंट को आप ई नाम दे दो। क्या नाम दे दिया मैंने, ई नाम दे दिया। कंफ्यूज हो गए इसलिए इसका नाम मैं जी दे देता हूं, क्योंकि ई तो फिर वोल्टता से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब एक चीज देखो इसके अंदर, सुनना, कल हमने आपको बताया था कि यहां से लेकर यहां तक जो परिवर्तन होता है, देखो इस पॉइंट पे वोल्टता कितनी है, ईडीसी। ए पॉइंट पे वोल्टता कितनी है, ईडीसी प्लस ईएमटी अपॉन 2 RLC। तो कोई मुझसे पूछे कि ये जो परिवर्तन है ये कितने का है, ईएमटी अपॉन 2 RLC। तो ये कल की क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि ये वाला जो परिवर्तन होता है ये कितना होता है, ईएमटी बटा 2 RLC। ईएमटी बटा 2 RLC होता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब एक काम करते हैं अपन, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको इस डायग्राम के अंदर 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से हैं, देखो सुनो, इसको H पॉइंट नाम दे देता हूं। देखो एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ट्राइंगल आपको ये वाला दिख रहा है। एक तो छोटा ट्राइंगल और एक आपको दिख रहा है बड़ा ट्राइंगल। हमें क्या करना है, इस और बड़े ट्राइंगल के अंदर समरूपता लगानी है, और समरूपता लगाकर हमें किसका मान ज्ञात करना है, इस वोल्टता ई का मान ज्ञात करना है। अब सुनो एक चीज देखो, अगर कोई हमसे ये पूछे यहां से कर यहां टाइम कितना है, t/2, और उसमें से ये वाला टाइम कितना है, स्मॉल टी, तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना हो जाएगा, t/2 माइनस स्मॉल टी। ये वाला टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, t/2 माइनस का स्मॉल टी हो जाएगा। कौन सा टाइम इंटरवल, ये तो t/2 तो पूरा था ये ना, ये वाला। तो हम समरूप कर देते हैं, और दोनों को समरूप का काम यहां से अपन इस वोल्टता ई का त्रिभुज एच त्रिभुज
देख नेट चला रखा है किसी चलेगा देख एक हाँ जी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो पासवर्ड चेंज कर दो गलती कर दी कल तुम्हें बता के ना चले देखिएगा समय टी पर वोल्टता कितनी है ई है तो ये दोनों ट्राइंगल लेंगे हम तो इस दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो एक काम करते हैं अपन जो लंब है उन दोनों का डिवाइड कर देते हैं और एक काम करते हैं अपन उस आधार का भी क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं कैसे डिवाइड किया जाता है ये देख लेना सुप्ता से देखो अगर हम लंब का डिवाइड करें तो ए एच बड़ा जो त्रिभुज है उसका लंब है ए एच तो छोटे त्रिभुज कितना है बी जी आधार की ट्राइंगल का कितना है ए छोटे वाले ट्राइंगल का कितना है कितना तो है वो तो ये हो जाएगा आपका ई एम टी बट्टा 2RLC डिवाइड के अंदर देखो बी जी का मान कितना है सर इधर वोल्टता कितनी है ये ई है वोल्टता कितनी है ई है यही हमें ज्ञात करनी है इसके अंदर चलो एच सी के मान की बात करें तो पूरा मान कितना है T/2 और जी सी के मान की बात करूं तो ये कितना है T/2 माइनस का स्मॉल टी इसको सोल्व करेंगे हम और इसको सोल्व करके हम क्या ज्ञात करेंगे ई का मान ज्ञात करेंगे कैसे इसको मैं ऐसे बटा आर चलो अब देखो इधर T/2 कैंसिल करेंगे तो ई एम टी बटा कितना आ गया 2RLC ई और ये आ गया आपके कितना T/T-2T चलो हमें तो ई ज्ञात करना है ना को तो इधर भेज दो और बाकी सारी टर्म को इधर भेज दो टी से टी मुझे ई ज्ञात करना है ई को इधर भेज देता हूं बाकी सारी टर्म ये ई एम T-2T बटा कितना आ गया 2RLC हमें मिल गया कितना मिला मुझे तो ये मिला ई का मान और इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर कहां तक आ गए थे 5 तो हाँ जी सुनेगा ये डायग्राम अगर कंप्लीट हो गया था तो कंप्लीट उतार लेना नहीं तो ये डायग्राम से लेके ये पूरा आपको उतारना है फटाफट उतार लो देखेगा अब इसके बाद में सुनो हमने ई का मान ज्ञात किया तो हमें ई का मान कितना मिला ई एम बटा 2RLC T-2T है अब सुनो देखो अगर कोई पूछे कि सर ये जो वोल्टता मिली है हमें वो कौन सी वोल्टता है तो अभी भी ये वोल्टता कौन सी है हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता के रूप में है इसे एक प्रकार से अपन उर्मिका वोल्टता भी कह सकते हैं क्योंकि जो प्रत्यावर्ती घटक है प्रत्यावर्ती संकेत की मात्रा है उसे ही हम क्या कहते हैं उर्मिका कहते हैं अब मैं आपको एक बात बताता हूं सुनो हम क्या करते हैं जितने भी उपकरण होते हैं उन उपकरण के अंदर चाहे हम धारा का मापन करें चाहे हम वोल्टता का मापन करें हमें मान कौन से मिलते हैं हमेशा आरएमएस वैल्यू मिलती है कौन सी वैल्यू मापते हैं हम आरएमएस वैल्यू मापते हैं तो आपको पता है जब हम आरएमएस वैल्यू ज्ञात करते हैं तो मैंने धारा का वर्ग माध्य मूल ज्ञात करने का तरीका भी बताया था आप लोगों को और वोल्टता का और हमने धारा का औसत मान ज्ञात करने का तरीका भी अपन ने देखा था मैं से कह रहा हूं कि हम किसी भी उपकरण की सहायता से धारा मापते हैं या वोल्टता मापते हैं तो इसका मतलब हम कौन सा मापन कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू का मापन कर रहे हैं ठीक है
तो अगर हम आरएमएस वैल्यू का मापन कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आरएमएस ज्ञात करते हैं। आरएमएस ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं याद दिलाता हूं। आरएमएस ज्ञात करने के लिए हम करंट का आरएमएस कैसे ज्ञात करते थे, याद करो। सबसे पहले हम धारा का स्क्वायर करते थे, फिर उसका औसत मान लेते थे, फिर उसका वर्गमूल करते थे, तो हमें क्या मिलता था, धारा का वर्ग माध्यमूल मान मिलता था, आरएमएस वैल्यू। अगर हमें वोल्टता का वर्ग माध्यमूल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वोल्टेज का स्क्वायर करो, एक आवर्तकाल के लिए उसका मान ज्ञात करो औसत, और फिर क्या ले लो, उसका वर्गमूल ले लो, तो हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरी बात ढंग से सुनो, हम उपकरण की सहायता से वोल्टता या धारा माप रहे हैं तो इसका मतलब आरएमएस वैल्यू माप रखे हैं। और आरएमएस वैल्यू कैसे मापी जाती है, सबका ध्यान बोर्ड पर देखो। आरएमएस वैल्यू कैसे मापी जाती है, देखिएगा, ध्यान देना बोर्ड पर। आरएमएस ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, का स्क्वायर करेंगे, वोल्टता का स्क्वायर, वहां पे धारा का स्क्वायर करते थे। एक आवर्तकाल के लिए इसका मान ज्ञात करो, तो 0 से t dt बट्टा t का भाग लगा दो। फिर क्या लेते थे हम, इसका वर्गमूल, तो हमें क्या मिलता था, धारा का औसत मान या धारा का वर्ग माध्यमूल मान या वोल्टता का वर्ग माध्यमूल मान। लेकिन यहाँ पे हमने वोल्टता का स्क्वायर किया है ना, तो हमें किसका वर्ग माध्यमूल मान मिलेगा, वोल्टता का वर्ग माध्यमूल मान मिलेगा। क्योंकि हम किसी भी उपकरण की सहायता से धारा या वोल्टता मापते हैं तो इसका मतलब हम आरएमएस वैल्यू मापते हैं, तो हमें इसका आरएमएस ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज सुनो, अभी ये जो वोल्टता है वो किस पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड है। अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर ये वोल्टता टाइम पे डिपेंड है तो आप यहां जो आरएमएस माप रहे हो इसका मतलब आप कौन सा घटक माप रहे हो, डीसी तो माप नहीं रहा मैं, कौन सा घटक माप रहा हूं, एसी घटक। तो मेरी बात ढंग से सुनना एक चीज है ना, देखो यहां वोल्टता किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। अगर वोल्टता टाइम पे डिपेंड कर रही है और यदि हम आरएमएस वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कौन सा कंपोनेंट ज्ञात कर रहे हैं, उसका एसी कंपोनेंट ज्ञात कर रहे हैं। तो ये वाली जो वोल्टता है ना, ये किसके बराबर भी है, ईएसी के बराबर है। तो एक चीज सुनो आप ढंग से सारे के सारे, हम ईएसी क्यों ज्ञात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन, कल की क्लास के अंदर हमने ईडीसी ज्ञात किया था। अगर ईडीसी ज्ञात कर चुका तो इसका मतलब यदि मैं ईएसी ज्ञात कर लूंगा तो ईएसी के अंदर ईडीसी का भाग लगाऊंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, उर्मी का गुणांक मिलेगा। सर उर्मी का गुणांक क्यों ज्ञात कर रहे हैं, ये उर्मी का गुणांक हमें ये बता देगा कि प्रत्यावर्ती संकेत की मात्रा अभी भी कितनी हमको मिली है, इसलिए हम क्या ज्ञात करते हैं, उर्मी का गुणांक ज्ञात करते हैं। तो ईडीसी तो ज्ञात कर लिया मैंने, अब ईएसी ज्ञात करने का इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो सुनो, तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां वोल्टता टाइम पे डिपेंड है, किसी भी उपकरण से हम वोल्टता या धारा का मापन करते हैं तो आरएमएस वैल्यू का मापन करते हैं, तो हमें इसका आरएमएस इस तरीके से ज्ञात करना पड़ेगा। और जो आरएमएस है वही क्या है हमारे पास में, यहाँ पे ईएसी है, क्योंकि प्रत्यावर्ती कंपोनेंट है, क्योंकि यहां वोल्टता किस पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड है। चलो, तो हमें क्या लिखना है लैंग्वेज के तौर पे, वो मैं आपको बता देता हूं। समीकरण 6 के बाद में हमें क्या लिखना है कि हम ये जो समीकरण 6 है इसका क्या लेंगे, वर्ग माध्यमूल मान लेंगे। तो देखो, वोल्टता का वर्ग माध्यमूल मान यहां प्रत्यावर्ती संकेत या प्रत्यावर्ती घटक के रूप में लिखा जाता है। हाँ जी,
वोल्टा का वर्ग माध्यमूल मान यहां प्रत्यावर्ती घटक के रूप में लिखा जाता है। तो आ जाओ अब सुनो, देखो ई ए सी का स्क्वायर करेंगे तो 1/t 0 से t e स्क्वायर dt। चलो मान रखो इधर, आवाज नहीं करे, यहां से रूट हटाने के लिए मैंने स्क्वायर किया हुआ है। तो 0 से t, अब सुनना, ई का मान रखेंगे, स्क्वायर करो कितना है, ई एम स्क्वायर, ये हो जाएगा 4RL स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा t माइनस 2t का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा dt। हाँ जी, ये तो बाहर आ जाएगा पूरा का पूरा, और इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर लो और फिर क्या कर दो, इसका समाकलन कर लो, और किसका मान याद करना है, EAC का मान याद करना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये तो उतार लिया आपने। देखो आवाज नहीं करे, देखिएगा रे सारे के सारे, सुनना, EAC का स्क्वायर इक्वल टू 1/t, इसको बाहर ले लिया तो EM स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4RL स्क्वायर सी स्क्वायर, और कितना आ गया t। चलो अब सुनो, एक बार इसका स्क्वायर कर लेंगे अपन, देखिएगा इसमें t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4, और ये आ गया dt। चलो इसका समाकलन करके हम किसका मान ज्ञात करेंगे, EAC का। फटाफट इसको सॉल्व करके बता दो EAC का मान कितना आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना, सिंपल समाकलन है। कितना हो जाएगा, t स्क्वायर t, 4t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, t क्यूब बाई 3, और t का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर 0 से t। चलो आ जाओ, चलेगा रे। देखो सुनो, टी के स्थान पे कैपिटल टी रखोगे, टी क्यूब, इधर कैपिटल टी रखोगे, इधर ये 2 बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, टी क्यूब। 0 रखोगे टी के स्थान पे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, टी क्यूब। सुनो अब देखो ना, चलेगा, टी क्यूब कॉमन निकाल लिया बाहर, इधर से 1 प्लस 4/3 माइनस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर आएगा ऊपर, अरे इधर 4/3, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिएगा रे, सुने, आवाज नहीं करें, EAC का स्क्वायर EM स्क्वायर टी स्क्वायर बटा 4RL स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां से 3 एलसीएम ले लिया तो 4, और ये हो गया माइनस का 3, ठीक है। तो ये 1/3 हो जाएगा। तो फाइनली EAC का स्क्वायर ये हो गया EM स्क्वायर टी स्क्वायर 4RL स्क्वायर सी स्क्वायर, और इंटू कितना है, 3 है। आवाज नहीं, तो EAC कितना आ जाएगा, EMT बटा 2√3 उतारो यहां तक।
देखेगा आगे इसके। हाँ जी, उर्मी का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं? अरे आवाज नहीं इधर ना। उर्मी का गुणांक की परिभाषा से सुनना रे, देखो आर कैसे ज्ञात करते थे? आवाज नहीं। हम ज्ञात करते थे EAC बटा EDC से, ठीक है। EAC का मान हमने ज्ञात कर लिया और EDC का मान हमने कल ज्ञात कर लिया था। दोनों मान इसके अंदर रखने हैं और हमें किसका फॉर्मूला बनाना है? आर का फॉर्मूला बनाना है। किसका फॉर्मूला बनाना है? आर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। चलो देखो, इसे उतारो फटाफट, जिसमें मिटाओ। EDC का रिजल्ट क्या आया था कल? EDC EM माइनस EMT अपॉन RLC 2 RLC। चलेगा, मान रखने पर देखिएगा रे, अब आ जाओ। R इक्वल टू EAC का मान कितना है? EMT अपॉन 2√3 RLC। और इसका मान कितना आया था EDC का? EM माइनस EMT अपॉन 2 RLC। अब सुनो एक चीज देखो, होता क्या है, देखेगा, हमने पता है RL का मान भी ज्यादा रखा था और C का मान भी हमने क्या रखा था? ज्यादा रखा था। हम RL का मान और C का मान दोनों मान ज्यादा रखते हैं तो ये वाला मान T से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हम संधारित्र की धारिता भी क्या रखते हैं? ज्यादा, और लोड प्रतिरोध RL भी क्या रखते हैं? ज्यादा। एक ज्यादा को अगर ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये T इसके कंपेयर के अंदर क्या है? नेगलेट है। तो इसका मतलब यदि हम यहां देखें तो ये वाला मान RLC ज्यादा है, ठीक है ना, और फिर उसका ज्यादा का ज्यादा से मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा, और फिर उसका भी 2 से मल्टीप्लाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये पूरी की पूरी क्या कर देंगे हम? यहां से नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अतः EM की तुलना में EMT अपॉन 2 RLC नगण्य मानने पर, अगर इसको नगण्य मान लिया तो यहां से R मुझे कितना मिलेगा? EMT बटा 2√3 RLC बटा EM। आवाज नहीं। EM से EM कट गया तो T इक्वल टू कितना आ गया? 2√3 RLC मुझे मिल जाए। चलेगा, यहां तक उतार लो और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। सुनो ना, सारे के सारे देखना, बड़े काम की चीज। अब देखो, हमने डेरिवेशन अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए सोल्व नहीं किया, पूरा डेरिवेशन किसके लिए सोल्व किया? पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए सोल्व कर रहे हो या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए सोल्व कर रहे हो। आपको तो ये फॉर्मूला आना चाहिए और इस फॉर्मूले के बाद में अपन पूरा ज्ञात कर सकते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए। देखो कैसे ज्ञात होगा, आवाज नहीं। जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है उसके लिए आपको पता है आवर्तकाल T का मान कितना होता है? 1/f। कैसे? हाँ जी, T इक्वल टू होता है, सॉरी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन T। तो T इक्वल टू होता है 2 पाई बटा ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई f। 2 पाई से 2 पाई कट गया, कितना आ गया? 1/f आ गया।
ठीक है, ये मान उठा के इसके अंदर रख दो, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2√3 F और कितना आ जाएगा RLC। 1/2√3 को सोल्व करते हैं तो ये आता है 0.288 FRLC आता है। चल सुनो, आवाज नहीं करे, एक बात और सुनो, ये तो हो गया पूर्ण अर्धतरंगदिष्टकारी के लिए। अब पूर्ण तरंगदिष्टकारी के लिए कल की क्लास के अंदर भी मैंने बताया था, अरे बात नहीं, पूर्ण तरंगदिष्टकारी के लिए क्या होता है, टी का मान होता है 1/2f। कल बताया था मैंने, वापस बता देंगे। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया था, इसी के अंदर ये मिलेगा मुझे 0.144 FRLC मुझे मिलेगा। तो एक क्वेश्चन सुनो इसके अंदर थ्योरेटिकल, अगर कोई पूछे फिल्टर के तौर पे हम फिल्टर का यूज कर रहे हैं